नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट सेट हिंदी अध्ययन में हम झूठा सच नामक उपन्यास देख रहे हैं और इसके हमने लगभग 12 भाग देखे हैं और आज 13वां भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में यानी कल के भाग में हमने देखा था कि सैयद ने पंडित जी को जो भी घर दिया था वो वहाँ पाकिस्तान से वापस आया है, ऐसा महात्मा गांधी के एक लेख में लिखा हुआ था कि जो भी भारत को छोड़कर गए हैं और वहाँ भारत के प्रति प्रेम रखते हैं तो वहाँ लौट कर आ सकते हैं। ऐसा लेख पढ़ने के बाद वहाँ सैयद लौट कर आया था और लौट कर आने के बाद पंडित जी को कह रहा है कि आपने हमसे ज़बरदस्ती मकान छीना है, ये किया है। और वहाँ इसमें उनके घर के सामने भीड़ भी जमी है और भीड़ जो है वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है और भीड़ भी यहाँ कुछ बातें बोल रही है। और तब जो कनक कह रही है कि मैं उनका विरोध करने के लिए या मैं उनसे बात करने के लिए मैं आगे जाती हूँ। ऐसा कहकर कनक आगे बढ़ती है और भीड़ से कहती है कि हटिए हटिए हटिए, मुझे रास्ता दीजिए। ऐसा वह भीड़ से कहते हुए जा रही है। तो पंडित जी कहते हैं, आज के भाग में देखते हैं, बेटा बेटा नहीं बेटा। पंडित जी ने कनक के पीछे जाकर पुकारा, तुम ठहरो मैं बात। यानी वह पंडित जी कहते हैं कनक से कि तुम रुको मैं बात यानी मैं बात करूँगा। भीड़ ने उन्हें रास्ता देकर धमका दिया, तुम अपने घर में बैठो, चाहे 1000 आदमी मर जाए कोई मकान खाली नहीं होगा। अन्य जो भीड़ है वह कह रही है अन्य जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि तुम अपने घर में बैठो, चाहे बाहर कितनी भी दंगा फसाद हो, कितने ही लोग क्यों ना मर जाए, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी वो बाहर जमी हुई भीड़ कह रही है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद, नेहरू मुर्दाबाद नारे और भी जोर और ललकार में लगने लगे। पंडित जी का हृदय धड़क रहा था, जाने क्या होगा। तो वहाँ बाहर से जो भीड़ है वह भीड़ नारे दे रही थी कि कांग्रेस मुर्दाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद, नेहरू मुर्दाबाद, ऐसे नारे दे रही है। और वह उसकी आवाज़ जो है वह बड़ी जोर के साथ भड़क गई थी। तो वह सब कुछ सुनकर पंडित जी घबरा गए थे और उनका हृदय धड़क रहा था। क्या होगा कि क्या होगा आगे, क्या होगा, ऐसा सोच रहे थे। हम लोग गांधी जी के मामले बैठकर अनशन से प्राण दे देंगे। कनक क्रोध में फुकार कर कह रही थी। यानी कनक जो है वह क्रोध में थी और वह कुछ कह रही है। पंडित जी पुकार कर पूछ रहे थे, गोली किसी को लगी तो नहीं, किसी को चोट तो नहीं आई। यानी बाहर गोली भी चल रही है और गोली किसी को लगी है और पंडित जी कह रहे हैं कि गोली किसी को लगी तो नहीं या किसी को कोई चोट तो नहीं आई, ऐसा पंडित जी पूछ रहे। कोई परवाह नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा खून गांधी नेहरू के सिर होगा। भीड़ ने उन्हें चुप करा दिया। भीड़ जो है वह कह रही है कि कोई परवाह नहीं है, हमें कुछ भी हो जाए, हमारा जो खून है वह खून गांधी नेहरू ने किया है, हम ऐसा मानते हैं। और हमारे खून का जो ये होगा, खून करने का इल्ज़ाम होगा, वह गांधी नेहरू के सरकार पर लगेगा, ऐसा वह कह रहे। आधे घंटे बाद नारे बंद हो गए। भीड़ छटने लगी। लोगों ने बताया पुलिस लौट गई थी। लोगों ने पुलिस से लाठियाँ छीनने का प्रयत्न किया था। यानी वह तो कुछ समय के पश्चात सब कुछ शांत हो गया। भीड़ अपने अपने घर गए और भीड़ थोड़ी कम होते जा रही थी और पुलिस भी लौट गए थे और किसी ने पुलिस के हाथों से जो बंदूक थी वह छीनने का भी प्रयत्न किया था। पुलिस ने भीड़ को आतंकित करने के लिए हवा में गोली चलाई थी। पंडित जी ने अनुमान कर लिया कि पुलिस इस समय परिस्थिति बिगड़ जाने के विचार से हट गई है, परंतु गांधी जी के दबाव के कारण सैयद की सहायता के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। उन्होंने नैयर को कानूनी परामर्श के लिए तार देकर बुला लिया। अभी जो नैयर उनका बेटा है, तो उन्होंने जो भी नैयर जो है वह वकील भी है, तो जो भी कार्रवाई करने के लिए तार भेजकर नैयर को वापस बुलवाने के लिए उन्होंने पत्र लेकर तार भेजा। तो वहाँ पुलिस ने भीड़ कम करने के लिए या शांतता फैलाने के लिए हवा में गोलियां चलाई थी। गांधी जी से भेंट में अनेक अड़चनें थी। पंडित जी को प्रार्थना के लिए गांधी जी के दरवाजे पर भी खड़े रहना मंजूर न था।
पंडित जी ने गांधी जी को पूरा वृत्तांत प्रमाण सहित लिखकर भेज दिया। यानी गांधी जी को भेंट करना यानी समक्ष मिलने की समस्या उत्पन्न हो रही थी और वो समक्ष मिल नहीं सकते थे और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अड़चनें आ रही थी। तो उन्होंने गांधी जी को एक सविस्तर पत्र में सब कुछ लिखकर भेज दिया। सैयद के पक्ष में गांधी जी के वक्तव्य और उनके कारण अपने दौर पर हो गए भयंकर कांड से कनक क्षुद्र और बूढ़ सी हो गई थी। मन ही मन संकोच अनुभव कर रही थी कि आसिर के सामने क्या कहेगी। अभी वो आसिर की बातों का भी विरोध करके वहाँ आई है और वहाँ अभी वो कहेगी मैं आसिर जो कि पत्रकारिता में है वो अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी या किस मुंह से कहूंगी, ऐसा वहाँ हिचक रही है। एक ही उपाय था, वह राजनीति और सिद्धांत के विषय में मौन रहकर जीविका के लिए ही कुछ करे। यानी उनके सामने एक ही था, सब कुछ मानवता धर्म भूलकर, जो राजनीति सिद्धांत है वह सब कुछ भूलकर सिर्फ जीवन रहना, यही उनके सामने प्रश्न था। लखनऊ में अवसर था परंतु पिताजी मान नहीं रहे थे। आशंका थी जीजा भी पिताजी का ही अनुमोदन करेंगे। दिल्ली में सिंहा द्वारा सूचना विभाग से कुछ काम मिल सकने की ही आशा थी। यानी वह लखनऊ में कनक को पत्रकारिता में जॉब मिलने की संभावना थी, लेकिन उनके जो पिता थे पंडित जी, वह उनको भेजने के लिए तैयार नहीं थे। और जो वो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जीजा से बात करो, तो जीजा जी जो है वह भी पिताजी की बात सुनेंगे। तो और दिल्ली में तो यदि काम ढूंढना है तो जो सिंहा है उनके ही मदद से कुछ काम हो सकेगा, ऐसी कनक के मन में आशा थी। असिर ने कनक को इतने दिन अदृश्य रहने के लिए उपलाम्ब दिया तो कनक को बताना ही पड़ा कि दुर्रानी गली वाला कांड उसी के मकान पर हुआ था। यानी वहाँ जो कुछ दिनों वहाँ कनक वहाँ बाहर निकली नहीं, घर में रही। तो जो आसिर ने पूछा और तब वह कनक ने बता ही दिया कि दुर्रानी गली में जो भी दंगा फसाद हुए थे घर के मामले में वह हमारे ही घर पर हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया। देख ली तुमने नेशनलिस्ट मुसलमानों की हकीकत, आसिर ने पूछा। कनक इस ताने के लिए पहले से तैयार थी, उत्तर दिया, ऐसे लोग किस संप्रदाय बिरादरी या श्रेणी में नहीं होते। यानी वह कनक आसिर पहले से ही बोल रहा था कि ये लोग ऐसे होते, उनका स्वभाव ही वैसा होता है हिंसात्मक या ऐसा। फिर वह कहता है कि उत्साहित होकर कहता है कि देख ली ना तुमने मुसलमानों की हकीकत, यानी मुसलमानों को तुमने पहचान लिया ना। तो वह पूछने के बाद कनक के पास भी इसका जवाब पहले से ही तैयार था। और वह भी बोलती है जो ऐसे हिंसात्मक लोग होते वह किसी संप्रदाय या किसी बिरादरी यानी किसी वह धर्म के, किसी जाति के या किसी अच्छे खानदान के नहीं हो सकते। यानी वह किसी श्रेणी में नहीं बैठते, संप्रदाय के नहीं बैठते, न किसी बिरादरी या में नहीं बैठते। संप्रदाय यानी किसी जाति धर्म या किसी जाति धर्म के भी नहीं हो सकते और किसी खास खानदान के भी नहीं हो सकते, ऐसा वह कहती है। हमने मकान खरीदा है लेकिन हमारी गली के सब मकानों पर तो ज़बरदस्ती ही कब्जा किया है। यानी वह कह रही है हमने तो मकान खरीद लिया है लेकिन बाकी की जो मकान है वह तो ज़बरदस्ती कब्जा किया है। उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है लेकिन हमें ही कह रहे हैं। गांधी पंजाब से हिंदुओं का निकाला जाना नहीं रोक सका तो उसे यहाँ हिंदुओं के गले पर छुरी फेंकने का क्या हक है। अभी गांधी जी ने पंजाब से जो हिंदू निकाले गए हैं उनको रोक न सका तो वह यहाँ के हिंदुओं को क्यों निकालने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वह आसिर कह रहा है। क्या एक नेशनलिस्ट मुसलमान का महत्व बहावलपुर में भूख से तड़पते 50,000 हिंदुओं से भी अधिक है। यानी यहाँ पर जो एक मुसलमान है वह एक मुसलमान सैयद जो है वह अपने घर के लिए ये कर रहा है और गांधी जी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो वह कहता है कि वह जो बहावलपुर है उस स्थान पर कितने हजारों में 50,000 से भी ज़्यादा या 50,000 से ज़्यादा हिंदू जो लोग हैं वह भूखमारी से तड़प रहे हैं या वह अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या वह एक के बावजूद इतने हिंदुओं को ऐसे भूखा रखना क्या वह अधिक है। यह देख लो, आसिर ने उस दिन का त्रिपन कनक के सामने रख दिया। यानी उस दिन को क्या हुआ था, यह
कनक के सामने असीर ने बताया। समाचार था बहावलपुर में 50,000 हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके मकानों से निकालकर कैंपों में भेज दिया गया है। उन्हें प्रति दूसरे दिन केवल 2 रोटियां दी जा रही है। यानी उन्होंने समाचार सुनाया कि बहावलपुर में जो भी हिंदू कैंप था, शरणार्थी लोग थे, उनको ज़बरदस्ती अपने घर से निकालकर कैंपों में भेज दिया था, यानी कैंप पर भेज दिया था। और उन्होंने उन्हें प्रति दूसरे दिन यानी प्रति एक दिन 2 रोटियां दी जाती थी। अभी 12 घंटे का दिन या और रात 12 घंटे 24 घंटे में 2 रोटी एक इंसान खाकर कैसे जीवित रह सकता है, लेकिन कितनी तड़प उठती होगी वह समस्या भोगने वालों को ही पता हो सकती है। जल भी पर्याप्त नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, रोटी तो नहीं है, लेकिन पानी भी पर्याप्त नहीं दिया जा रहा था। 100 से अधिक व्यक्ति भूख से मर चुके थे। यानी कुछ 100 के आसपास लोग जो थे वह भूख के मारे ही मर चुके थे। कनक चुप रह गई। कुछ पल मौन रहकर उसने याद दिलाया, आपने सिंहा साहब के यहाँ चलने के लिए कहा था। यानी उसने कहा था, कनक सब कुछ सुनकर मौन हो गई और उसने कहा कि आपने सिंहा साहब के यहाँ चलने के लिए कहा था। जी हाँ, तुमने तो उल्टा हमारा मजाक बना दिया। यानी उस दिन सिंहा साहब के साथ जाने के लिए कहा तो कनक को उनकी बात का गुस्सा आया और वह विरोध किया था, लेकिन वह अब आज बढ़ रही है। और उस दिन असील जी कह रहे कि उस दिन तुमने तो हमारा ही मजाक किया था। सिंहा कह रहा था, मुद्दई जुस्त गवाह चुस्त, वह कई बार जब जनाब के लिए पूछ चुका है, तुम आई ही नहीं। यानी वह कई बार सिंहा जो है बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन तुम आई ही नहीं। आज ही चलो, मुझे आज उसके मकान पर जाना है। 6 बज रहे हैं, 7 सवा 7 चलेंगे। तुम तब तक यह अखबार देखो। यानी वह असीर कहता है कि 7 सवा 7 बजे हम जाएंगे, तुम तब तक यह अखबार पढ़ो। संध्या का झुटपुटा सा हो गया था। सड़कों पर बिजलियां जल रही थी। अभी अनावश्यक जान पड़ रही थी। असीर की मोटार सदर बाजार की भीड़ में से पैतरे काटती हुई नई दिल्ली की भव्य सड़कों पर पहुंच गई। यानी जो अंधेरा हो चुका था, सड़क की जो भी बत्तियां थी, लाइट थी, वह जल गए थे। और उसमें जो असील था वह अपनी कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर आ गया था। गोल डाक खाने का चक्कर लगाकर दोनों ओर हरी बोड़ों से बंधी पतली सड़क पर सिंहा के एक छोटे बंगले में चली गई। यानी वहाँ जो डाकघर था उसके आजू बाजू में थोड़ा सा गार्डन था, तो उसी पर जो सिंहा साहब का घर था, तो उस घर में या बंगले में गाड़ी चली गई। आसिर ने बरामदे में लगा घंटी का बटन दबाया। एक नौकर ने झाँक कर देखा और अंतुक का नाम पूछकर चला गया। यानी वह डोर बेल बजाई असीर ने, तो वह नौकर ने देखा और नाम पूछा और अंदर चला गया। असीर और कनक बरामदे में पड़ी बेंच की हल्की कुर्सियों पर बैठ गए। यानी तभी तक वह उसी बरामदे में ही बैठ गए कनक और असीर। 3-4 मिनट में सिंहा साहब अचानक के बटन बंद करते हुए बाहर आए। यानी वो सिंहा साहब जो है वह अपने शर्ट का बटन बंद करते हुए बाहर आए। उन्होंने कनक को देखकर उल्लासपूर्ण विस्मय से स्वागत किया। सिंहा साहब, अचकन आप पर गजब की जंच रही है। आसिर सिंहा की पोशाक की भव्यता पर मुग्ध हो गया। यानी आसिर जो है वह सिंहा साहब के जो शर्ट है, अचकन एक शर्ट का प्रकार होगा, तो वह कहता है कि यह जो है आप पर बहुत अच्छी दिख रही है, यह ऐसी वह उसकी तारीफ करता है। तो क्या करना होगा, सेक्रेटेरिएट में सभी लोग मिल सिला रहे हैं न, यथा राज तथा प्रजा। प्राइम मिनिस्टर को अचकन पसंद है तो एक तो बनवा लेना पड़ेगा न। यानी वह कहता है कि ऑफिस में तो सभी अचकन ही पहन रहे हैं, इतना ही नहीं जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वो भी पहन रहे हैं, तो मैंने भी एक बनवा ली है, सिलाई है। लेकिन आपके बदन पर गजब की जच रही है, आपका क्या ख्याल है? आसिर ने कनक की ओर देखा। यानी वह कहता है आपके शरीर पर तो जो आचकन है वह अच्छी खासी जच रही है, अच्छी दिख रही है। तो वह कनक की ओर देखकर बोलता है कि आपकी क्या राय है? जी हाँ, बहुत फिट आई है। कनक को समर्थन करना पड़ा। यानी कनक को समर्थन करना बड़ा इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि हाँ, अच्छी
फिट आई है, अच्छी दिख रही है। ये झिंगुर देखो ना, चाहा तो ले आओ। सिंहा ने दरवाजे की ओर गर्दन घुमाकर पुकार लिया। यानी सिंहा ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, ये झिंगुर, यानी वो नौकर को झिंगुर कहता है कि ले आओ, ऐसा कहा। न न पूछिए कनक जी से, हम लोग बस बस पीकर ही आए हैं, आपने शायद नहीं पी, आसिर बोले। यानी वह चाय कह रहे हैं, तो वह कहते हैं कि कनक और मैं, आसिर कहता है कनक और मैं अभी पी कर आए, आप ही लीजिए। आसिर और सिंहा साहब में कुछ बात हुई। बात ने फरमाया था अभी तक नहीं मिला। आसिर शोर को दबाकर बोल रहे थे। कनक ने उधर से ध्यान हटा लिया, हो जाएगा। यानी वह कहता है कुछ बातें कर रहे हैं और वह कनक सुन रही है, और कनक ने ध्यान हटाया और वह कुछ रुक कर कहते हैं कि आसिर हो जाएगा, कल मैनेजर को भेज दूँ, क्या ज़रूरत, हम नोट लिख चुके हैं। हाँ कनक जी, आप कहिए ना, हाउ द वर्ल्ड गोंद विद यू स्प्लेडिस्ट। तो वह कहता है कनक आप भी कुछ कहो। कनक को सिंहा का उच्चारण कुछ विचित्र सा लगा। पहले दिन क्लब में भी ध्यान गया था, अंग्रेजी बोलता था दूसरे लोगों की ही तरह, परंतु हिंदी बोलते समय उच्चारण में कुछ लड़क आ जाती थी, अंतिम स्वर जरा खींच जाता था। यानी वह कहती है कि मैंने जो क्लब में भी देखा था, अंग्रेजी तो अच्छी खासी बोल रहे थे, लेकिन हिंदी बोलने में इनकी ज़ुबान अड़खड़ाती है, लड़खड़ाती है, ऐसा वह कहती है। आसिल ने दुर्रानी गली के कांड में कनक के ही बलि बनते बनते बच जाने का रहस्य बता दिया। आसिल ने जो सिंहा साहब को बताया कि जो जो कुछ भी उनके मकान पर हुआ और ये बाल बाल बच गया, ऐसा बताया। कनक संकोच में चुप रही, यानी कनक कुछ न बोली, संकोच में चुप रही। सिंहा ने गांधी जी पर क्रोध प्रकट कर कनक की पूरी सहायता करना अपना कर्तव्य बताया। यानी वह सिंहा जो है उसने गांधी जी पर ही क्रोध प्रकट किया और वो कनक को सहायता करने का कर्तव्य निभाया या बताया। आसिर ने प्रस्ताव किया, कहिए तो जरा क्लब में रौनक देखी जाए या किसी और स्थान पर कुछ देर बैठा जाए। आसिर कहता है कि क्लब में चलिए, नहीं तो किसी अन्य स्थान पर जाकर कुछ देर बैठा जाए। सिंहा का मन क्लब की भीड़ में जाने को नहीं था, यानी सिंहा क्लब में जाना नहीं चाहता था वहाँ की भीड़ में। आसिर ने गाड़ी कैनॉट प्लेस में लाकर खड़ी कर दी। कनक आसिर और सिंहा के साथ गोल चक्कर में बनी दुकानों के बरामदे से चौड़ा जीना चढ़कर ऊपर गई। यानी वह कनक जो है वह थोड़ा वो क्या कन्नौड प्लेस में गए और वहाँ जाकर दोनों के साथ जो भी गोलाकार दुकानें थी उसके जीने के ऊपर से चढ़कर दूसरे ऊपर जीने पर चढ़ गई। उस रेस्ता में वह एक बार अनिल कपूर, जीजा और कंचन के साथ आ चुकी थी। यानी उस रेस्टोरेंट में वह पहले भी आ चुकी थी, जो कि अनिल कपूर, जीजा और कंचन के साथ आ चुकी थी। ज़रा झिझकी, घर से चलते समय ऐसी जगह या क्लब जाने का ख्याल होता तो दूसरे कपड़े पहन आती। यानी वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा मन में विचार आया कि घर से निकलते समय यहाँ ऐसे माहौल में क्लब में जाना है तो कई दूसरे कपड़े मैं पहन कर आती, ये ऐसा उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। रेस्ता के हाल में काफ़ी लोग थे। बेड पर पश्चिमी संगीत चल रहा था। सिंहा की इच्छा जरा अलग से बैठने की थी। यानी वहाँ पर जो तो मंच था, उस मंच पर रेस्टोरेंट में पश्चिमी संगीत चल रहा था, लोग गा रहे थे, एक हल्की फुल्की एक अच्छा सा वातावरण था, और जो सिंहा है वह जो भीड़ से हटकर बैठने के लिए तैयार था और वह बैठ गए थे। वैसे एक खाली केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। कनक को पहले प्रवेश करना पड़ा। वह बीच में लगी मेज के दाएं बाएं लकड़ी की दीवारों के साथ बने कोचों से आगे बढ़ कर दीवार के साथ लगी कुर्सी पर बैठ गई। यानी एक कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर पहले कनक गई और फिर वो लकड़ी की दीवार थी उसके पास के रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आसिर उसके दाएं कोच पर और सिंहा बाएं कोच पर बैठ गया। यानी आसिर और सिंहा उसके आजू बाजू बैठ गए और बीच में जो है वह कनक बैठ गई। क्या मंगाया जाए? आसिर ने सिंहा से प्रश्न किया सिंहा से कि क्या मंगाना है? जो कनक जी कहे आप बताइए ना, सिंहा ने कनक से पूछा। यानी वह कनक से पूछ रहा है सिंहा कि आप बताइए। मुझे तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, चाय पीकर आई हूँ।
पाइड एप्पल जूस ले लूँगी। यानी वह कहती है कि मैं तो अभी चाय पीकर आई हूँ, कुछ लेने की इच्छा नहीं, पाइन एप्पल जूस ले लूँगी, यानी अनानास का और सफरचंद का मैं जूस लूँगी, ऐसा वह कहती है। वह हाँ, यह क्या, आप गिमलेट लीजिए ना। ये वह कहता है कि ये कैसी बात है, आप तो जूस ले रहे हैं, आप गिमलेट लीजिए ना। जिन विद लाइम लाइम जूस जूस कह कनक ने अनिच्छा प्रकट को स्नेहा ने आग्रह किया। यानी सिंहा जो कनक है वह अनिच्छा यानी उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसने सिंहा ने आग्रह किया। ये क्या वहम, एक दिन हमारा भी तो कहना मानिए न, टेस्ट करके देखिएगा, तब तो मालूम होगा, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। यानी वह कहते जो सिंहा है वह कहता है कि एक एक बार हमारा भी कहना मानिए, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसा वह कहता है। वहम शब्द कनक को पसंद न था, यानी जो वहम था वह शब्द इसको पसंद न था। वह सावधान रहकर आजमा लेने के लिए तैयार हो गई, यानी जो वह वहम न लेकर वह आजमा लेने के लिए तैयार हो गई। आसिर और सिंहा ने हिसकी मंगा ली। कनक ने झिझकते झिझकते गिमलेट चखा। स्वाद तीखा, खट्टा मीठा, विचित्र सा था। बुरा न न कह सकी, अच्छा ही कहना पड़ा। कौतूहल में उसने 2 घूंट न ले लिए। यानी वह जो है वह जो सिंहा और असीर है उसने विस्की मंगाई और कनक के लिए जो भी ये था वह नहीं क्या आजमा जो था वह लिया, और उसका जो स्वाद था वह खट्टा मीठा था, और वह कनक को पसंद नहीं था, लेकिन कि बुरा न लगे इसीलिए उसको अच्छा ही कहना लगा और उसने 2 घूंट पिए। असीर और सिंहा आपस में बात कर रहे थे। सिंहा ने बीच में कनक से अंग्रेजी में पूछ लिया, कहिए क्या कुछ असुविधाजनक लगा? तो वहाँ जो है आसिर और सिंहा जो है वह आपस में बातें कर रहे थे। तभी बीच में सिंहा जो है उसने कनक से पूछा कि कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वह क्या कुछ असुविधा है, ऐसा पूछा। नहीं तो स्वाद तो बुरा नहीं, कनक ने कहा, नहीं स्वाद तो बुरा नहीं है, तो फिर समाप्त कीजिए, दूसरा राउंड हो। यानी वह कहता है तो फिर समाप्त कीजिए, दूसरा राउंड हो जाए। आप लीजिए, मेरे लिए पर्याप्त है। कनक कहती है, आप लीजिए, मेरे लिए यह काफ़ी है, पर्याप्त है। सिंहा और असीर के बार बार कहने पर कनक ने प्याली समाप्त कर दी। यानी वह सिंहा और असील जो है वह बार बार कहने पर कनक ने जो भी प्याली है वह खत्म कर दी। कनक को शरीर में सूक्ष्म सी गमगमाहट, कुछ विचित्र सा जान पड़ा। यहाँ पर जो ये पंक्ति क्या है वह शायद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं दो व्हिस्की और गिमलेट, यानी 2 व्हिस्की और गिमलेट मंगाया था, ले आया। यानी वह जो वहाँ का जो वेटर है वह 2 व्हिस्की और गिमलेट लेकर आया। कनक को शरीर में सूक्ष्म सी गमगमाहट, कुछ विचित्र सा जान पड़ा। यानी उसके शरीर में कुछ हलचल मच गई और उसको कुछ विचित्र सा जान पड़ रहा था कनक को। दूसरी प्याली से पहला घूंट लेने के 2-3 मिनट बाद पलकों में तनाव और सिर हल्का सा हो गया। यानी वहाँ दूसरी प्याली के कुछ 1-2 घूंट पीने के बाद जो उसकी जो पलकें थी आँखों की वह थोड़ी सी तान गई और तनाव उत्पन्न हुआ, और उसका जो भी सिर है वह हल्का हो गया। उसने और घूंट न लेने का निश्चय कर लिया। जान पड़ा अच्छा नहीं किया। यानी उसने दूसरा घूंट नहीं लेने, अभी यहाँ पर उसने जो व्हिस्की पी थी, शराब पी थी, ऐसा कुछ तो था, तो वह कहती है कि अब दूसरा घूंट पीना अच्छा नहीं है, ऐसा उसको अच्छा लगा। सिंहा ने आग्रह करने पर भी उसने और न लिया। यानी सिंहा आग्रह कर रहा है फिर भी कनक ने नहीं लिया। क्या कुछ अनुभव हो रहा है? सिंहा ने मुस्कुराकर पूछा। सिंहा ने कनक को मुस्कुराकर पूछा या हंसकर पूछा, क्या कुछ अनुभव हो रहा है? लगता तो है, कनक ने हंसी से उत्तर दिया और सोचा हंसने की क्या बात थी। यानी उसने हंसते हुए उत्तर दिया, लगता तो है कि कुछ तनाव सा, लेकिन फिर सोचा कि हंसने की क्या बात है, असुविधा हो रही है नहीं तो? कनक गंभीर हो गई। यानी उसने पूछा कि क्या कुछ असुविधा हो रही है? कनक ने कहा, नहीं तो नहीं है,
लेकिन जो कनक गंभीर हो गई थी। तो लीजिए, हमारे कहने से लीजिए ना, अच्छा लगेगा। सिंह ने कनक का घुटना छूकर आत्मीयता से आग्रह किया। अभी यहाँ पर देखिए कैसा हो रहा है। तो वहाँ कहता है, लीजिए, आग्रह कर रहा है, और ऐसा करते करते उसके घुटनों पर हाथ रखकर आत्मीयता से आग्रह किया। अभी वह घुटनों पर हाथ रखकर आत्मीयता कर रहा है। यानी इस प्रकार कहा जाए तो जो नौकरी पेशा में जो भी स्त्रियां थी उनके साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, यह भी यहाँ पर पर्दाफाश हो रहा है। कनक ने घुटना पीछे खींच लिया और इनकार के लिए क्षमा मांग ली। इतना सा ले भी लीजिए ना, हम कहते हैं, आखिर कितनी खुशामद कराइएगा। सिंह ने कनक के घुटने पर पूरा हाथ दबा दिया। अभी वहाँ जो घुटना है, वह कनक ने घुटना अपना पीछे सरका दिया, और वहाँ पीछे सरकाने के बाद भी वह कहता है कि लीजिए ना, कितनी खुशामद या कितनी खुशामद करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उसने जो अपना हाथ है वह हाथ घुटनों पर दबा दिया। मेज धक्के से हिल गई, असीर का गिलास गिर पड़ा। कनक झटके से खड़ी हो गई थी, माथे पर तेवर आ गए। हट इस मुझे जाने दीजिए। यानी वह जो है, वह सिंह साहब ने उसके घुटनों पर बल दिया था, हाथ से जोर से पकड़ा था। तो वह जो है उसने झटका दिया, और जो मेज है जो है वह, जो टेबल है वह पूरी हिल गई, और असीर के हाथ का जो गिलास था, प्याला था, वह नीचे गिर गया। और वह जो कनक है, वह कनक झट से उठ जाती है, और उठ जाने के बाद वह कहती कि छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। नॉनसेंस, यह क्या मजाक है। असीर ने क्रोध से कनक को धमकाया। कनक ने क्रोध में ओठ काट लिए। मैं जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। उसके नथुने कांप रहे थे। यानी वह कह रही है, अभी वो असीर है, वह कह रहा है कि नॉनसेंस, यह क्या मजाक है। अभी उसका जो प्याला है शराब का, वह नीचे गिर गया था, तो वह गुस्से में था, और वह कहती है कि धमकाया कि नॉनसेंस, यह क्या मजाक है। ऐसा कहकर असीर ने कनक को धमकाया। धमकाने के बाद वह कनक जो है वह क्रोधित हो गई, और उसने खुद का ही ओठ काट लिया, और कहती है कि मैं जाऊंगी, मुझे जाने दिए। उसका जो पूरा शरीर है, यानी नथुने, यानी जो भी पैर है वो है, सब कुछ कांप रहे थे। सिंह और असीर की आंखें मिली। असीर ने कनक को बैठकर शांति से सुनने के लिए कहा। यानी उसने कहा, सिंह और असील ने दोनों की तरफ, एक दूसरे की तरफ देखा, और असील ने कनक को नीचे बैठाकर शांति से सुनने के लिए कहा। कनक ने बैठने से इनकार कर दिया। अभी कनक ने बैठने के लिए इनकार कर दिया। असील ने अपने साथ से उठकर उसे मार्ग दे दिया, और सिंह से बोला, अच्छा हो मैं इसे दरवाजे तक छोड़ आऊँ। यानी वह कहता है कि जाने दीजिए। तो वह जा रही थी, और वह कहता है, असील, मैं इसे दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। कनक रास्ता के जीने से बरामदे में उतरी, तो नीचे प्रकाश के कारण आंखें चौंधिया रही थी। यानी जो नीचे जो प्रकाश था, उस प्रकाश के कारण उसकी आंखें दिमदिमा रही थी, चौंधिया हो रही थी। भीड़ की ठेल मेंढेल कन्नॉट प्लेस में वह कभी अकेली नहीं आई थी। यानी उस भीड़ में, ऐसे क्लब में वह अकेली कभी नहीं आई थी। अपनी मूर्खता के प्रति क्रोध था, सिर विवशता और जिम के प्रभाव से चकरा रहा था। यानी वहाँ जो था, उसके खुद की जो गलती हुई थी इस रेस्तरां में आने की, उसको पछतावा हो रहा था, खुद पर क्रोध आ रहा था, और सिर में भी थोड़ा सी चकराहट उत्पन्न हो रही थी। उसे फैज बाजार से गुजरने वाली बसों के नंबर याद थे, परंतु कनॉट प्लेस में बस किस स्थान पर मिलेगी सो नहीं जानती थी। यानी कैनॉट प्लेस में बस कहाँ पर मिलती है फैज़ बाज़ार जाने की, यह उसे पता नहीं था, नहीं जानती थी। किसी से पूछ सकने योग्य अवस्था नहीं थी कि टैक्सी चाहिए। यानी वह कहती है कि किसी से पूछ लेने की ऐसी मेरी अवस्था नहीं थी, क्योंकि उसको नशा चढ़ गया था, और कोई टैक्सी चाहिए। कनक के सामने एक सवारी से पैसे लेते हुए ड्राइवर ने पूछ लिया। यानी वहाँ पर एक टैक्सी थी, और उस टैक्सी के ड्राइवर ने किसी से पैसे लेने के बाद पूछ लिया। कनक को सहारा मिल गया। यहाँ भी वह पूछने के बाद कनक को थोड़ा धीर मिल गया। वह टैक्सी में बैठ गई, रक्षा का सांस लिया। ड्राइवर ने टैक्सी को सड़क पर करते हुए पूछ लिया, कहाँ चलना होगा। यानी वह कहती है
ड्राइवर ने पूछ लिया कि कहाँ जाना है। फैज़ बाज़ार, कनक ने उत्तर दिया। तो दूसरी घबराहट अनुभव हुई। याद आया बटुए में केवल 10 ही आने थे। आप क्या करेगी? यानी कही वह कहती है कि फैज़ बाज़ार, और फैज़ बाज़ार कहने के बाद उसे याद आता है कि केवल उनके पास 10 रुपये ही है। 10 ही आने हैं, यानी 10 रुपये ही नहीं, 10 आने ही है। आप क्या करेगी? गहरा सांस लिया। क्या हालत हो गई? 10-20 रुपये तो वह कुछ समझती ही न थी। क्या करेगी? यानी उस समय में 10-20 रुपये यानी बहुत कुछ थे, तो इसके पास केवल 10 आने ही थे, और वह कहती है कि क्या होगा। कनक के कहने में ड्राइवर ने फैज़ बाज़ार में डाक खाने के समीप गाड़ी को मोड़कर सर सैयद रोड पर खड़ा कर दिया। यानी कनक के कहने पर उसने फैज़ बाज़ार में डाक खाने के नज़दीक सैयद रोड पर गाड़ी खड़ा कर दी। ड्राइवर ने मीटर देखकर बताया, 1 रुपया 2 आने। यानी ड्राइवर ने मीटर देखा और बताया कि 1 रुपया और 2 आने हुए हैं। भाई मुझे याद नहीं रहा था, बटियों में रुपए ख़त्म हो गए हैं। तुम 2 मिनट यहाँ ठहरो, अभी ला कर देती हूँ। यानी वो कनक कहती है कि भाई मुझे याद नहीं रहा, मेरे पर्स में या मेरे बटुइयों में यानी जो बटुआ, पॉकेट आजकल के शब्दों में कहा जाए तो पर्स, तो वह कहती है कि उसके पैसे ख़त्म हो चुके हैं और मैं कुछ 1-2 मिनट रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। कनक ने लाचारी में कहा। ऐसा खुद को वह लाचार बनकर कहा। वहाँ ड्राइवर बहुत ज़ोर से बोल पड़ा, इतना बड़ा बटुआ, बीच में पोल, मैं यहाँ खड़ा रहूँ? हमारे तो मिनट मिनट की कीमत है, पहले क्यों नहीं देखा था? वह कहती है कि मुझे याद नहीं, फिर भी वह कहता है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूँ? हमारी तो मिनटों मिनटों की कीमत होती है, और पहले से आपको देखना नहीं चाहिए था क्या पैसे ही या नहीं? जितनी देर मुझे लौटने में लगेगी उसके भी दाम दे दूंगी। मेरी गलती है, मान रही हूँ। यानी वह कहती है कि मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ, जितना समय मुझे आने में लगेगा उसके ही पैसे दे दूंगी। हमें क्या चराती हो? हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, लौट कर न आओ तो मैं सुबह तक खड़ा रहूं। यानी वह कहता है ड्राइवर, हमें क्या चलाती, यानी हमें क्या सिखाती है? यदि तुम लौट कर नहीं आओगी तो क्या मैं सुबह तक यही रहूँगा? ड्राइवर और भी जोर से बोला, यानी जोर से बोल रहा था। विश्वास न हो तो मेरे साथ मकान के दरवाजे तक चले चलो। कनक अपमान अनुभव कर रही थी, पर विवश थी। यानी वह खुद का अपमान भी समझ रही थी, और वह कह रही है कि तुमको विश्वास नहीं तो मेरे साथ घर तक चलो, दरवाजे तक, और वह मैं तुम्हें दे दूंगी। ड्राइवर और उत्तेजित हो गए, यानी वह ड्राइवर और भी उत्तेजित हो गया, और वो जोर से बोलने लगा। उसने समीप दुकान वाले को सुनाकर शिकायत की, यह देख लो, जेंटलमैन लेडियों के तमाशे, डाकियों के थैले जैसे बूटियाँ उठाए फिरती है, बीच में अटराह आने नहीं है, टैक्सी का शौक है। यानी वह कहता है कि दुकानदार को कहता है कि इतने बड़ी जो मेन साहब है, यानी जेंटलमैन लेडी, यानी जो भी अच्छे घराने की है, अच्छी ऐसी महिला है, इतना जो भी डाक खाने की जो थैली होती है उतनी बड़ी पर्स है, लेकिन इसमें कुछ 18 आने भी नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है, ऐसे कहती है। और गली के मुहाने की दुकान वाला नसीब राय क्या है कहता हुआ आगे बढ़ आया था। यानी जो दुकान वाला था, मुहाने की दुकान वाला नसीब राय, वह क्या है कहते हुए आगे आता है। कनक अपमान और लाज से गड़ी जा रही थी, यानी वो खुद को अपमानित समझकर कुछ लज्जा के मारे रुकी थी। उसने सफाई दी, मैं दाम देने से इनकार नहीं कर रही हूँ, मुझे ख्याल नहीं रहा था कि बटुइयों में पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं अभी ला कर देती हूँ, इसे रुकने के दाम भी दूंगी, इसे विश्वास न हो तो मेरे साथ चला चले। वह कह रही है, कनक उस दुकानदार से बोल रही है कि मुझे ध्यान नहीं है कि बटुआ चेक करने का, और बटुए में पैसे नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है, और मैं लाकर देने तक यह रुकने को तैयार नहीं है, इसे विश्वास नहीं है तो मैं इसे अपने घर तक चलने को कह रही है, ये भी नहीं मान रहा है, ऐसा बता रही है। नसीब राय ने ड्राइवर को डांट दिया, भले आदमी देखकर बात किया करो। वह नसीब राय है, उसने ड्राइवर को डांट दिया और कहता है कि ये भले आदमी है, आदमी देखकर बात किया करो। वह कनक को और पंडित जी को भी पहचानता था, आदमी भी नहीं पहचानते, बेचारी शरीफ लड़की से कैसे बोल रहे हो, आपने दाम लो और दफा हो। वह कहता है, कितना दाम है बोलो। यानी वह कहता है नसीब राय कि नसीब राय उसके
पिताजी पंडित और कनक को जानता था और वो कहता है कि किसको किस प्रकार बात करनी है आपको पता नहीं, ये तो बेचारी शरीफ लड़की है, आपके कितने पैसे हुए बोलो, ऐसा वह कहता है। जा बीबी बेटी अपने घर जा, पैसे आ जाएंगे, नसीब राय ने कनक को चले जाने के लिए कह दिया। यानी वह नसीब राय ने कनक को भेज दिया और जाने के लिए कहा और कहता है पैसे आ जाएंगे। कनक ने सिलवाली गली में से जाते हुए अपने आप को संभाला कि उसकी घबराहट और दुर्दशा से पिताजी परेशान न हो जाए। जाते ही पुकार बैठी, पिताजी मुझे पैसे दीजिए, आज मैं बहुत परेशान हो गई। क्यों क्यों क्या हुआ बेटी, पंडित जी ने पूछ लिया। यानी घर में जाने के बाद ही उसने कहा कि पिताजी आज मुझे आप पैसे दीजिए, ऐसा कहकर वह घर में गई। 30,000 में जल्दी से गलत बस पर बैठ गई थी। सदर पहुंच गई। वहां से बस कंडक्टर ने बताया कैनॉट प्लेस की बस पकड़ लो, वहां से फैज़ बाजार की बस मिलेगी। कैनॉट प्लेस पहुंची तो बटुओं में पैसे ही नहीं रहे। यानी वह कहती है कि मैं गड़बड़ी में बैठ गई फैज़ बाजार की, तो वहाँ मैं कैनॉट प्लेस के पास जाने के लिए कहा और वहाँ गई, तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बटुए में पैसे ही नहीं है। कैनॉट प्लेस पहुँची तो बटुए में पैसे ही नहीं रहे। मैं टैक्सी लेकर आई हूँ, गली के मोड़ पर दुकानदार से पैसे देकर दिए हैं, 18 आने दीजिए, उसे दे दे जाऊँ। वह कहती है कि दुकानदार से पैसे लेकर उसको दिए और 18 आने दीजिए, मैं उसे पैसे देकर आऊँ। पंडित जी ने आश्वासन दिया, नसीब राय होगा, तुम बैठो, मैं कल उसे दे दूंगा। वहाँ पंडित जी कहता है कि नसीब राय होगा, तुम बैठो, मैं उसे कल दे दूंगा। कनक नहीं चाहती थी कि नसीब राय ड्राइवर की गुस्ताखी की बात पिताजी से कहे। उसने उसी समय पैसे लिए और कंची को साथ लेकर नसीब राय को दे आई। यानी वहाँ जो है पंडित जी कह रहे कि मैं बाद में दूंगा, लेकिन उसे अजरज नहीं था, वहाँ कुछ गुस्ताखी बोल देगा ऐसा वहाँ ड्राइवर से, तो वहाँ उसने उसी समय पैसे लिए और कंची यानी जो कंचन थी उसको साथ लेकर और दुकानदार को पैसे दे आई। नैयर 2 दिन बाद आ गया। फिर नैयर ने जो पंडित जी ने तार भेजा था जो घर के मामले में, तो नैयर 2 दिन बाद आ गया। पिताजी ने उसे सैयद से मकान के परिवर्तन और क्रय विक्रय के कागज़ दिखाए। यानी पंडित जी ने जो भी घर के कागजात थे वह दिखाए। नैयर ने नैनीताल से आने पर भी उस कागज़ों को देखा था। यानी नैयर ने जो नैनीताल से आने के बाद भी देखा था। उसने कहा सब ठीक है, पर इसमें गवाहों के दस्तखत नहीं है। पंडित जी ने गली से विश्वास योग्य आदमी जवाहर सिंह और गुरुदितामल को बुलाकर स्थिति समझाई। यानी वह कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें जो भी गवाही है उसके दस्तखत नहीं है। तो उसमें से जवाहर सिंह और गुलदस्त जो भी विश्वास पात्र लोग थे उसको स्थिति समझाई। उन लोगों ने आग्रहपूर्वक अपने दस्तखत करके 8 दिसंबर 1947 की तारीख डाल दी। यानी उन्होंने जो भी ये था उन्होंने सब कुछ समझ लिया और उस पर 8 सितंबर 1947 की तारीख डाल दी। कनक ने जीजा को सरदार के मालिक असीर के सैद्धांतिक मतभेद का खेत का जिक्र करके कहा। यानी उसने जो भी सरदार जो है प्रेस वाला उसके मालिक असीर के सैद्धांतिक मतभेद के लिए उसने कहा उसे दिल्ली के पत्र जगत से कोई आशा नहीं है। यानी वह कहती है कि वह जगत जो नामक पत्र है उसको कोई आशा नौकरी की नहीं है। वह लखनऊ में मिलते अवसर से लाभ उठा सकने के लिए वहाँ जाना चाहती है। यानी वह लखनऊ में जो भी जॉब मिलने की संभावना है वहाँ जाना चाहती है। नैयर कनक से सहमत नहीं हुआ। यानी यह सब कुछ सुनकर नैयर उसके इसलिए सहमत नहीं हुआ। उसने कहा तुम्हारे विचार जो हो, व्यवसाय अपनाना है तो व्यवसाय के प्रति कर्तव्य निभाओ, वह भी तो एक कर्तव्य है। हम केवल वही मुकदमा तो नहीं लेते जिनसे हमें सहानुभूति होती है। यानी वह कहता है अभी वह आसिर की जो भी बात है वह बताती है, तो वह उसको ये करता है। तो वह कहता है कि व्यवसाय करना है तो उसके कर्तव्य भी निभाना पड़ते है, ऐसा कहता है। और उसकी बात को मुकदमा नहीं लेते, यानी जो भी बीच की बात होती है उसके मुकदमा यानी नहीं लेते। मुकदमा ले लेते हैं, जैसा भी हो उसे ईमानदारी से निभाते हैं। कनक ने अस्वीकार किया।
यानी वह कहता है कि मुकदमा लेते हैं तो उसको ईमानदारी से निभाते हैं। कनक ने अस्वीकार किया। जी हाँ, आप तो सो ही कहते हैं, आप ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। यानी वह कहती है कि आप तो सो ही कहते हैं, खुद ही कहते हो कि ईमानदारी से हम बेईमानी करते हैं। मैं जीविका के लिए अन्याय का समर्थन नहीं कर सकती। इसका तो मतलब है आवश्यकता पड़ने पर चोरी भी कर लूँ। यानी वह कहती है कि मैं आवश्यकता के लिए अन्य यानी जीविका के लिए अन्याय का समर्थन नहीं करूंगी। अभी वह जो कुछ भी वह काम देने के आश्वासन पर या ये करने के बाद आश्वासन पर सिंहा और आसिर है वह कनक के साथ एक बुरा बर्ताव कर रहे थे। घुटनों पर हाथ रखना, ऐसा करना कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो वह कहती है कि जीविका के लिए ऐसा अन्याय मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है आवश्यकता पड़ने पर चोरी भी कर लूँ। यानी वह कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं चोरी भी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसे भी तो लोग हैं जो न्याय के लिए जीविका को ठोकर मार सकते हैं। उसका इशारा पूरी की ओर था। यानी वह कहती है कि ऐसे भी लोग थे जो न्याय के लिए जीविका को ठोकर मारते थे, क्योंकि उसका इशारा पूरी, क्योंकि उसके पति पूरी जो थे उसने भी ऐसे भी जो अन्याय हो रहा था तो उसने भी आपका खुद का जॉब छोड़कर वहाँ कहीं और जॉब छोड़ दिया था। तो वो उसने अपने पति का समर्थन किया। ऐसा करना चाहती हो तो तुम पहले गांधी बन जाओ कि लोग तुम्हारे विचारों को तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण मान ले। यानी वह कहता है कि तुम ऐसी बात करती हो तो तुम पहले गांधी बन जाओ, यानी गांधी जी के जैसा व्यवहार करने लगो, ताकि तुम्हें लोग तुम्हारे विचारों से तथा व्यक्तित्व से पहचान सके। जानती हो, जीविका को ठोकर मारने वालों को जीविका की ठोकर लगेगी भी उदाहरण मिल सकते हैं। यानी वह कहता है कि जानती हो, जीविका यानी जो भी अन्न है, जो भी खाना है, उसको ठोकर मारने के बाद क्या हाल होता है, ऐसे कितने उदाहरण थे, ऐसा वह कहता है। नैयर ने कनक की कड़ी बात का कड़ा उत्तर देकर तुरंत बात बदली। खैर, जो हुआ मैं तो समझता हूँ असील तुम्हें सहायता दे रहा है तो तुम्हें लाभ उठाना चाहिए। यानी वह कहता है कि मैं समझता हूँ यदि आसिल तुम्हारी मदद करना चाहता है जॉब दिलाने के लिए तो तुम्हें वहाँ मदद लेनी चाहिए, ऐसा वहाँ कहता है, उसका लाभ लेना चाहिए। अब वहाँ कुछ नहीं हो सकेगा, बहुत घृणित आदमी है, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगी। कनक ने सिर झुकाए कहा और नैयर को गत संध्या की घटना सुना दी। यानी वह कहती है कि मैं अब आसिल के पास या उस पर भरोसा नहीं रख सकती, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वह बहुत घृणित, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ वह नैयर से कनक ने बता दिया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, तुमने खुद छिचोरापन किया होगा। अभी वह कहता अभी यह बताने के बाद नैयर ने घटना के लिए, जो भी घटना घटित हुई उसके लिए नैयर ने कनक को ही दोषी ठहराया और वह कहता है कि तुमने ड्रिंक लिया क्यों। वह कहता है कि तुमने ही ड्रिंक लिया क्यों, अभी तुमने नशा ही किया क्यों। क्योंकि उसने नहीं लिया था तो वह आसिल ने, सिंहा और आसिल उन्होंने ही ज़बरदस्ती पिलाया। आग्रह करने के बाद मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, यानी वह कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, तुमने खुद छिचोरापन किया। अभी वह कहता है कि तुमने ड्रिंक लिया क्यों। अभी हमने पढ़ा तो ऊपर ड्रिंक किसने इसको जब ऐसे आग्रह करके दिया था। और वह कहता है कि तुमने ही छिचोरापन किया, जो कुछ भी हुआ इसके लिए पूरा जो दोष है नैयर ने कनक पर लगाया। क्या छिचोरापन किया, आप ड्रिंक नहीं लेते। आपने मुझे कई बार कहा थोड़ा ले, कोई हर्ज नहीं है। बहन 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 जी को नहीं कई बार दिया। वह कहती है कि आपने भी ड्रिंक लिया और आपने भी कई बार मुझे हर्ज किया, कई बार आग्रह किया, लेकिन मैंने लिया, ऐसा वह कहती है। हर बात के लिए अवसर और स्थिति होती है, आदमी और संगति देखी जाती है। यानी वह कहता है कि हर बात की एक स्थिति होती है, अवसर होता है, आदमी और संगति देखी, यानी वह कहता है कि हमारे साथ कौन है यह भी देखा जा सकता है, तभी आग्रह कर सकता है। अच्छा, मेरी उतनी गलती सही, लेकिन मैंने अनुचित व्यवहार तो नहीं किया।
अब मैं आसिर के पास कभी नहीं जा सकती। यानी वह कहती है कि अच्छा, मेरी तो गलती आपने बताई, लेकिन मैं आप आसिर के पास कभी नहीं जाऊंगी, जा नहीं सकती। अगर लखनऊ में भी कोई घटना हो गई तो? अभी वह नैयर कहता है कि लखनऊ में भी ऐसी कोई घटना हो गई तो? क्यों हो जाएगी, हो भी जाएगी तो जैसे यहाँ मैंने संभाल लिया वहाँ वहाँ नहीं संभाल सकती। आप पिताजी से कह दीजिए मुझे मुझे बक्स में बंद करके रख दे। कनक रो पड़ी। अरे कनक अभी जो नैयर है, नैयर कहता है, ये नैयर की बात भी एक प्रकार की सही है, क्योंकि ऐसी घटना लखनऊ में भी तुम्हारे साथ हुई तो? ऐसा वह प्रश्न करता है, और एक जीवित आदमी के मन में ऐसे सवाल उत्पन्न होना एक अच्छी बात है। तो वह कहता है, तो वहाँ वहाँ कहती है कि वहाँ भी होगा तो वहाँ पर भी मैं संभाल लूँगी। आप ऐसा कीजिए, पिताजी से कहिए कीजिए कि मुझे किसी बक्से में बंद करके रख दीजिए। ऐसा कर कर वो रो पड़ती है। नैयर को उसकी बात मान लेनी पड़ी, यानी नैयर को उसकी बात मान लेनी पड़ी। यहाँ पर जो दो भाग थे उपन्यास के वहाँ खत्म हुए, जो देश के भविष्य, यानी झूठा सच उपन्यास के दो भाग खत्म हुए, और यहाँ से अभी तीसरा भाग प्रारंभ होने वाला है, और उसमें तीसरा देश का भविष्य यही देख रहे हैं। अपने वतन, अभी इसमें क्या बताते हैं देखते हैं। अपने वतन पश्चिम पंजाब से निकल दिए गए व्यस्त त्रस्त शरणार्थियों की बसों का काफिला भारतीय सशस्त्र सैनिकों की क्षमा में अपने देश में पहुंच कर शरणार्थी कैंप के द्वार पर खड़ा हुआ। यानी वहाँ पर जो पश्चिमी तरफ से जो लोग थे उनको निकाल कर उन्होंने जो सैनिकों के रक्षा में अपनी आई, और वहाँ पर कैंपों में शरण लिया। वहाँ पर आकर खड़ा हुई बसें उसकी। रात पड़ चुकी थी, सब लोग कुछ सामान साथ ला सके थे उसे बसों से उतारने में व्यस्त हो गए। यानी रात का समय था, रात हो गई थी, बस से जो भी सामान आया था वह सब कुछ लोग उतारने में व्यस्त थे। काफिले में सबसे आगे सशस्त्र सैनिकों की गाड़ी के ठीक पीछे एक स्टेशन बैंगन में श्वेतपुरा से उद्धार की गई स्त्रियां थी। यानी वहाँ पर जो थी सबसे पीछे जो सशस्त्र जो सैनिक थे वह थे, उसके पीछे जो भी श्वेत, यानी जो भी सफ़ेद जिसने उद्धार किया, यानी जो भी स्त्रियां थी उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए वह स्त्रियां थी। इन स्त्रियों को कुछ भी सामान संभालने की चिंता न थी। यानी इनके पास कुछ भी सामान न था, किसी सामान की चिंता नहीं थी। उसके उसके पास शरीर के कपड़ों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ शरीर के कपड़े ही थे और कुछ नहीं था। कौशल्या देवी इन स्त्रियों को लेकर कैंप को घेरे चार दीवारी के फाटक में सबसे पहले चली गई। यानी जो कौशल्या देवी है इन स्त्रियों को लेकर कैंप के अंदर चली गई। फाटक के भीतर उज्जवल प्रकाश था। वातावरण में मानव कंठ की गूंज भरी हुई थी। यानी वो वातावरण जो था उसमें मानव कंठ, यानी बहुत से लोग बातें कर रहे थे। चार दीवारी के भीतर इमारत के सामने दाएं बाएं कहीं छोलदारियाँ लगी हुई थी। यानी सभी तरफ दरिया बिछी हुई थी। बोलचाल और पुकारें सुनाई दे रही थी। लोग व्यस्तता और फुर्सती से आ जा रहे थे। शेखपुरा से आई स्त्रियां कौशल्या देवी के साथ सामने बरामदे की ओर बढ़ रही थी। उन्हें किसी स्त्री के करुण विलाप का चित्कार सुनाई दिया। यानी जो भी है वह शेखपुरा से आई हुई जो कौशल्या देवी थी उसके साथ की जो स्त्रियां थी वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक स्त्री का जो करुण विलाप है, करुण जो शोर है, विलाप यानी रोना है, वह सुनाई दिया। और वह बरामदे में बिजली की बत्ती के नीचे एक जवान लड़की कंधे सिर और चेहरा फटे मेले दुपट्टे में लपेटे दीवार से लगी विलाप कर रही थी। यानी उस जो दीवार के पास बरामदे में बत्ती के नीचे, यानी लाइट के नीचे एक जो लड़की है अपने दुपट्टे ऐसे कंधे पर लेकर, सिर पर लेकर दीवार से बैठकर एक विलाप कर रही थी, रो रही थी। समीप दो और जवान स्त्रियां थी, तड़वत मौन बैठी थी। तीनों ने कपड़े बहुत ही मैले फटे हुए और दुपट्टे मुसलमानी ढंग के नीले और काले थे, परंतु दुपट्टों के ओढ़ने का ढंग हिंदुस्तानी था। यानी वहाँ पर
जो था वह जो लड़की रो रही थी, विलाप कर रही थी, उसके साथ अन्य दो दो स्त्रियाँ थी, वह स्त्रियाँ भी बैठी थी और उन्होंने जो भी उनके कंधे पर दुपट्टे थे, वहाँ दुपट्टे दिखने में ऐसे जो मुसलमानी ढंग के थे, लेकिन उन्होंने जो कपड़े जो दुपट्टा कंधे पर लेने का जो ढंग था, वह ढंग बिल्कुल हिंदुस्तानी था। और वो जो लड़की रो रही है उनको वह दो स्त्रियां समझा रही थी और वह समझा रही थी तो वह जो कौशल्या देवी के साथ जो अन्य जो स्त्रियां आई है, वह सब कुछ देख रहे हैं। चुप बैठी स्त्रियाँ अपने माथे और टोटी को भी दुपट्टे में लपेटी थी, यानी जो कुछ भी जो स्त्रियाँ थी अपने माथे सिर को छुपा रही थी। उसके चेहरों और मुरझाई हुई आँखों में रोग और अवसाद की छाया थी, यानी उनके चेहरे पर कोई मुरझाई हुई आंखें थी और वह अवसाद यानी अवसर की छाया थी। कौशल्या देवी ने चुप बैठी स्त्रियों को पहचान कर रोने वाली की ओर संकेत कर पूछा, क्या चिंती है? यानी जो कौशल्या देवी है वह पूछती है कि क्या चिंता है। एक स्त्री ने समर्थन का संकेत किया। कौशल्या देवी ने विस्मय से टोटी पर अंगुली रखकर पूछा, यानी जो कौशल्या देवी ने पूछा और एक स्त्री ने समर्थन किया, तो कौशल्या देवी ने टोटी यानी जो इधर गले के ऊपर जो ओट निचला ओट रहता है उसके नीचे हाथ रखकर लगाकर वह पूछती है कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। ऐसा कौशल्या देवी ने पूछा। क्या हो गया? इतने तो पक्के टब्बर पितृ परिवार के का पता लोहगढ़ कैंप में मिल गया था, यानी वह कहती है कि परिवार का पता तो लोहगढ़ कैंप में मिल गया था। उत्तर देने वाली स्त्री ने गहरा श्वास लिया। पेके पिता माता से इसे नहीं ले गए, कह दिया हमने तो ब्याह दी थी, अब ससुराल वाले जाने ठीक ठीक ही कहते हैं। स्त्री ने और भी गहरा सांस लिया, यानी वह कहती है कि इसकी शादी हो गई थी और अब छोड़ गए हैं और ससुराल वाल जाने क्या है पता नहीं, ऐसे कहते हैं। और कहती है स्त्री ने और भी गहरा सांस लिया और कहा उन्होंने एक बार निपटा दिया, यानी वह कहती है कि शादी हुई थी और उन्होंने अब छोड़ दिया है। शेखपुरा से आई स्त्रियों ने स्त्री की बात सुनी, यानी जो कौशल्या देवी के साथ जो भी स्त्रियाँ थी उन्होंने उस स्त्री की बात सुन ली। उनके सिर चकराए, पांव तले फर्श कांप गया, उनकी गर्दनें झुक गई। अपने परिवारों से मिल पाने के लिए अपने देश में पहुंचने पर यह उनका प्रथम अनुभव था। यानी वो परिवार को बिछड़ने के बाद जो कौशल्या देवी के साथ स्त्रियाँ थी शेखपुरा से आई हुई, और यहाँ आने के बाद इन महिलाओं की स्थिति देखने के बाद वह उसका पहला अनुभव था, ऐसा जो भी दुखद अनुभव। कौशल्या देवी ने बिलखती हुई लड़की की ओर से मुंह फेर लिया, व्यस्तता के भाव से अपनी ओढ़नी सिर पर संभाल कर साथ आई स्त्रियों को संबोधन किया, तुम जरा यहाँ बैठो। वह बरामदे के सामने घास पर लगी चौलदारी में चली गई, यानी वह कहती है कि खुद की ओढ़नी संभाल कर, खुद का दुपट्टा संभाल कर तुम यहाँ बैठो, ऐसा कहकर वह आगे जो बरामदे में जो घास है उस पर जाकर बैठती है, ऐसा कहती है। कौशल्या देवी ने चौलदारी से तुरंत लौटकर बरामदे में बैठी स्त्रियों से प्रश्न किया, कहाँ चले गए लोग? यानी वह कौशल्या देवी बरामदे में बैठे लोगों से पूछती है कि कहाँ चले गए ये लोग। स्त्रियाँ कुछ उत्तर दे न सकी, उसने कुछ उत्तर न दिया। कौशल्या देवी अपनी ओढ़नी का कोना चुटकी में दबाए खोज की व्यस्तता में बरामदे से दाहिनी ओर चली गई, यानी वह जो खोज कर रही थी और अपने दुपट्टे का जो कोना है अपने चुटकियों में यानी अंगूठा और तर्जनी के बीच में पकड़ा था और वह खोज कर रही थी। काफिले की बसों में आए लोग अपने बच्चों और भिन्न भिन्न प्रकार के असबाब को कंधों पर संभाले बगल में लिए या हाथों में लटकाए फाटक आने लगे थे, यानी वह जो भी लोग थे वह लोग बसों से आ रहे थे अपना सामान लेकर। सभी मर्द या स्त्रियां अपने शरीरों पर बच्चों को या कुछ न कुछ सामान लिए थे, यानी जो भी लोग स्त्रियां आ रही थी, पुरुष आ रहे थे, उनके पास कुछ ना कुछ सामान या बच्चे थे ही। यात्रियों के शरीरों पर कपड़े कीमती बहुत परंतु
बहुत मैले और मसले हुए थे, यानी यात्रियों के थे उनके पास कपड़े तो अच्छे मूल्य कीमत वाले थे लेकिन मैले हुए थे, क्योंकि आते समय जाते में बहुत भागदौड़ मची थी। तो वह थकी हुई स्थूल शरीर, प्रौढ़ाए कोमल शरीर, दुबली लड़कियां और नवयुवतियां सोते या रोते हुए बच्चों के साथ भारी पिटारियाँ या गठरियाँ भी लिए थी, यानी जो भी युवतियाँ थी, जो भी अन्य लोग थे, वह सामानों की भारी गठरियाँ, वजनदार गठरियाँ ले लिए हुई थी। थकान के कारण वे बच्चों या सामान को धरती पर पिटा देती तो भी हाथ से पटके रहती। कमटप्रद होने पर भी बच्चे और सामान प्यारे थे, यानी उनका शरीर थक गया था फिर भी वह धरती पर पटक दी थी। कुछ उठाने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उनको बच्चों और उस सामान के प्रति प्रेम था, लगाव था। तो आज के वीडियो में यहाँ तक हम रुकते हैं, इसके आगे का भाग कल देखेंगे। तो ऐसा ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।